चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। जी जी, आपने ठीक कहा जी। जहाँ तक मुझे याद है, मैं पहली बार ऐसा कोई साक्षात्कार दे रहा हूँ जिसके बारे में मैं पूरा परिचय बताऊंगा। उससे पहले ऐसा मैंने कहीं इंटरव्यू दिया नहीं और कहीं ऐसा टाइम ही नहीं मिला, काम करते रहे बस जीवन में। तो मेरा गांव जालोर जिले की आहोर तहसील में कोटड़ा ग्राम है। जी सर जी, मतलब कोटड़ा आप जो नाम के पीछे लगाते हो आपका गांव का नाम? बिल्कुल बिल्कुल, वो गांव का नाम है। हाँ, कोई जाति या उपजाति नहीं नहीं। है, तो उसके नाम से फिर मेरा एक मनोहर सिंह कोटड़ा के नाम से ही एक वो रहा। नमस्कार, मैं हूं गणपत सिंह सोलंकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपकी आवाज। किसी ने क्या कहा है कि अच्छे लोगों को याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि वे याद रह जाते हैं। वीडियो के सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोहर सिंह जी कोटड़ा। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत नमस्कार आपको और आपके जो देखने वालों को सबको। जी सर। सर आपका मैंने क्या बहुत से मेरे जो सहपाठी है, आज के जो युवा है, मतलब ये कहा जा सकता है कि आज जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी करने वाले युवा है, विशेष रूप से जो राजस्थान में, उनके लिए आपका चेहरा एक जाना माना, उनके सामने जाना माना चेहरा है। लेकिन नाम से, जैसे मैं भी आपके नाम से पहले मैंने आपका नाम कई बार सुन रखा था, आपकी किताबें भी मैंने खूब पढ़ रखी थी, लेकिन जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मनोहर सिंह जी आप ही है। मतलब मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सर पुनः मैं इस वीडियो में, इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। सर वीडियो आगे बढ़े इससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपकी आवाज चैनल और गणपत सिंह सोलंकी का बहुत बहुत आभार कि इनके दर्शकों से मुखातिब होने का मुझे एक मौका मिला। और आपने कहा कि इतना काम किया है, काम तो जैसे मानव जीवन में जिस प्रकार सब लोग करते हैं वैसे मैं कर रहा हूँ, और मैं भी आप में से एक हूँ, जैसे आप है वैसे भी मैं ही हूँ। और इस प्रकार से पिछले 15-20 वर्षों से अपने स्टेट में प्रतियोगी परीक्षाओं के जो विद्यार्थी कर रहे हैं तैयारी, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहा हूँ। और साथ साथ में मैंने भी स्वयं RAS और IAS ये एग्जाम दिए हैं, और जो थोड़ी बहुत सफलता मुझे इसमें मिली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये तो बात होगी, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं कि आपका नाम हमने चुन रखा है। ऐसे मेरे जैसे कई तरह ऐसे मेरे सहपाठी हैं जिन्होंने आपका नाम तो सुन रखा है, लेकिन वो जानते नहीं है आपके बारे में ज्यादा कुछ। मतलब आपका नाम जानते हैं लेकिन आपके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसी सिलसिले में सबसे पहले प्रश्न के रूप में आपसे मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा, ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी जी, आपने ठीक कहा जी। जहाँ तक मुझे याद है, मैं पहली बार ऐसा कोई साक्षात्कार दे रहा हूँ जिसके बारे में मैं पूरा परिचय बताऊंगा। उससे पहले ऐसा मैंने कहीं इंटरव्यू दिया नहीं और कहीं ऐसा टाइम ही नहीं मिला, काम करते रहे बस जीवन में। तो मेरा गांव जालोर जिले की आहोर तहसील में कोटड़ा ग्राम है। जी सर जी, मतलब कोटड़ा आप जो नाम के पीछे लगाते हो आपका गांव का नाम? बिल्कुल बिल्कुल, वो गांव का नाम है। हाँ, कोई जाति या उपजाति नहीं है, तो उसके नाम से फिर मेरा एक मनोहर सिंह कोटड़ा के नाम से ही एक वो रहा, जो मैंने काम प्रारंभ किया। जी आप सर क्या वर्तमान में किसी सरकारी पद पर भी सेवा दे रहे हैं? हाँ, मैं RAS भर्ती 2013 से चयनित होकर जो लेबर सर्विस होती है, स्टेट सर्विस, उसमें हूँ मैं वर्तमान। जहाँ तक सर मैंने सुन रखा है आपकी 150 प्लस अधिक पुस्तकें आपने पुस्तकों का अपने लेखन का कार्य कर लिया है। क्या उसमें से कोई खास सबसे ज्यादा कौन सी लिखी फेमस पुस्तकें कौन सी? पुस्तकों की मैं बात करूं तो मैंने 2004 में पुस्तकों का लेखन और मार्गदर्शन का कार्य मैंने प्रारंभ किया था। उसके बाद 2007 में मेरी धर्मपत्नी जी सर, दीपा रत्नू जी, उन्होंने भी इस काम में पूरा सहयोग किया। जी सर, क्योंकि वो भी साहित्यिक और एक सांस्कृतिक बैकग्राउंड से हैं। जी जी, तो ऐसे करके आप समझिए 2004 से अब तक 160 से अधिक कुछ पुस्तकें, कुछ गाइड्स है, कुछ और तरह की, इसमें मैंने मार्गदर्शन का काम किया और उसमें कहीं के मैंने उसमें लेखन का भी काम किया है। तो इसमें से आप देखेंगे तो एक राजस्थान एटलस है जी, जो सबसे लोकप्रिय में मेरे हिसाब से
मुझे लगता है कि उसने काफी मेहनत की है और राजस्थान की जो रंगीन एटलस है जिसमें राजस्थान के ज्योग्राफी के बारे में मानचित्र दिए गए हैं वो है। और एक पुस्तक है राजस्थान सार संग्रह जी उस पुस्तक में राजस्थान सामान्य ज्ञान के सभी पहलुओं को सार रूप में पूरा बताया गया है, चाहे राजस्थान का सामान्य परिचय हो, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, इन सभी पहलुओं को एक इस प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि कोई भी जो विद्यार्थी है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है वो 8 से 10 दिन में अपना राजस्थान जी के स्ट्रॉन्ग कर सकता है। जी धन्यवाद सर। सर आपने सरकारी पद की जब मैंने बात की तो आपने बताया RS 2013 वाली भर्ती में आप लगे, किस पद पर लगे हुए और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था 2013 वाला? इसमें देखिए RS मैंने सही तरीके से देना प्रारंभ किया है 2007 में। जी सर। तो आप समझिए मैंने 2007 में पहली बार दिया तो मैं साक्षात्कार तक पहुंचा और उसमें 160 मार्क्स का जो RS का इंटरव्यू होता था उसमें मेरे 105 अंक आए। उसके बाद मैंने फिर ये 2007 का दिया, 8 का इंटरव्यू दिया, 10, 12 और 13 लगातार 5 बार दिया। जी सर। 12 में भी मेरा चयन हुआ था जी लेकिन वो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया। और उसके बाद में 2013 यानी न्यू पैटर्न का फर्स्ट एग्जाम उसमें मेरा हुआ चयन। तो मैं राजस्थान स्टेट लेबर सबऑर्डिनेट जो सेवा है उसमें मेरा हुआ चयन और मैं वर्तमान में आप लेबर वेलफेयर ऑफिसर कह लो या कहीं पर पद का नाम सहायक श्रम आयुक्त है। तो मैं RS में स्टेट सर्विस जो है लेबर डिपार्टमेंट की उसमें हूँ। जी धन्यवाद सर। सर ये तो आपके बारे में इंट्रो हो गया और बाकी में जान के अच्छा लगा, मतलब आप जालोर जिले से बिलोंग करते हैं ये मुझे पहली बार पता चल रहा है। जी धन्यवाद। तब तो सर बात करना भी और जरूरी हो जाता है क्योंकि जालोर देखें तो साक्षरता के मामले में सबसे पीछे है, महिला साक्षरता की बात करें तो भी पीछे है। ऐसे में सर आप तो उस दौर से आते हैं 2013 की बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि पश्चिमी राजस्थान वर्तमान में शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है, लेकिन उस दौरान तो आपको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा और उनमें से सर आलोचनात्मक टिप्पणियां तो और सर खूब सारी आती है। जैसे नॉर्मल चीज यदि बात करें तो आस पड़ोस वाले या वो कहते हैं कि क्या आप बन रहे हो, क्या RS आप मतलब RS की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मतलब तमाम तरह की आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हैं। इसको कैसे देखते हैं सर? आपने ठीक कहा। पहली बात तो मनोहर सिंह कोटड़ा नाम से जब कहीं मेरा नाम अखबार में या पुस्तक में या कहीं पर देखते हैं तो काफी लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा होती कोटड़ा कौन से वाला, क्योंकि आप देखेंगे कि राजस्थान में बहुत से इस नाम के गांव हैं और साथ में उदयपुर जिले में कोटड़ा तहसील भी है। एक बाड़मेर जिले में भी ऐतिहासिक स्थान है जो आपके शिव के पास में है जी और उसका नाम भी कोटड़ा है जी। तो ऐसे करके ये चीजें होती है, बड़ी कॉमन है। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरा जालोर जिले की आहोर तहसील में जो गांव है कोटड़ा वो मेरा गांव है जी। आपने पूछा कि जालोर जिला अपने इसमें साक्षरता और शिक्षा में काफी पीछे है, बिल्कुल आपकी बात सही है। और साक्षरता में तो आप मानिए कि अपने स्टेट में राजस्थान में सबसे पीछे है और भारत के सबसे कम साक्षर जिलों में से इसका नाम आता है, स्थान आता है। इसके बारे में एक दो बातें मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जालोर में कम साक्षरता होने का जो कारण है वो है एक तो वहां पर ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण उसमें वातावरण में परिवेश में महिलाओं की यानी कह सकते हैं अपन गर्ल्स एजुकेशन के प्रति थोड़ी प्रारंभ से ही कम जागरूकता रही है जी। साथ में कुछ जाति के लोग हैं वहाँ जो अपन निष्क्रमणीय जी पशुपालक है जी। तो वो लोग इनका कोई स्थायी वो नहीं ठिकाना, जब कम बारिश होती है उनको बाहर जाना पड़ता है मालवा या गुजरात, इसलिए वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए और बच्चियों को नहीं पढ़ा पाए जी। इसके अलावा खेती बाड़ी का भी एक ठीक रहा है, इसलिए लोग अपने जो मैन पावर है या उसको खेती के रूप में भी ज्यादा यूज लेते हैं। तो ऐसे ये 3, 4, 5 ऐसे मिले जुले कारण है जिसके कारण अपन कह सकते हैं कि जालोर जिला साक्षरता की
दृष्टि से थोड़ा बैक है, पीछे हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 साल में इसमें आपकी बहुत बदलाव आ गया है जी। चाहे अपनी साक्षरता की बात करें, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे आप अपना जो हायर एजुकेशन की बात करें, या फिर अपन कंपटीशन की जो तैयारी है उसमें भी जालोर जो जिला है, निकटवर्ती बाड़मेर जिला है, इनके युवाओं की संख्या में बहुत भारी वृद्धि हुई है। बहुत से लोग वर्तमान में राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से बहुत लोग इस समय जालोर और बाड़मेर जिले से हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वो ऐसा पहला वाला वातावरण नहीं रहा है जी। एक चीज आपने और मेरे से पूछी थी कि जैसे अपन एक प्रकार से बैकवर्ड ग्रामीण बैकग्राउंड है अपना, तो आप सही कह रहे हैं, जहां पर किसी भी चीज का वातावरण नहीं होता है जी, वहां पर यदि कोई भी विद्यार्थी है या युवा एक नए सिरे से वो काम करना चाहता है या ऐसी सेवा के लिए वो काम करना चाहता है जो गांव में पहले नहीं है, मान लो अब आप ये सोचिए कि मैं तो मेरे गांव में जॉब में 1-2 लोग थे पहले और फिर मैं हूं, तो आरएएस में जो है वो आरएएस की जॉब है, लोगों को लगता है कि जो वहां के अधिकारी है प्रशासनिक जो है, और सर तो मुझे भी ऐसे बचपन में ऐसा तो कोई ज्यादा नहीं लगा, लेकिन ठीक है एक दो बार ऐसा लगा कि भाई लोगों को ये लगता है कि ये जयपुर गए पढ़ने के लिए, क्या इनका चयन होगा नहीं हुआ, आज से पहले तो किसी का नहीं हुआ। तो वातावरण का फर्क है, कोई चीज यदि लोगों के सामने घटना घटित नहीं होती है तो पहली बार कोई चीज होती है तो उसके प्रति तो एक डाउट है वो रहता ही है। लेकिन चूंकि मैं बता दूं मैं 2001 में या अगर जयपुर, और जो मेरे पिताजी को इस बात का पक्का यकीन था कि इसका कहीं के आरएएस में होगा या यूपीएससी में होगा या कोई भी एक बढ़िया पोजीशन में रहेंगे, इसलिए जालोर कॉलेज से बीए कंप्लीट करने के बाद सीधा 2001 में मैं जयपुर पहुंच गया था और उसके बाद में लगभग मेरा ज्यादातर समय जयपुर में बीता है जी। जी धन्यवाद सर, ये बताया था आपने, लेकिन मैंने ये बताया कि आलोचनात्मक, आपने ये भी जिक्र किया इस बात का कि आलोचनात्मक टिप्पणियां बहुत होती है, आलोचनात्मक दिक्कतें आती हैं, तो आज के जो वर्तमान में युवा हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उनके सामने भी ये एक बड़ी समस्या है और उनको लेके वो चीज को गंभीर मान लेते हैं और अपनी तैयारी से कहीं ना कहीं उनके भटकाव आ जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर आज के युवाओं को? आप सही कह रहे हैं, यदि बात अपन सन 2001 या 2 की करें, जिस दौर में हम लोगों में या हमारी जो पीढ़ी है उसने कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी या हम लोग कर रहे थे, उस समय पूरे स्टेट की बात करें तो 3 से 4 लाख लोग होंगे मेरे हिसाब से। इस समय 20 से 25 लाख लोग हैं, तो 7-8 गुना जो है इसकी संख्या में एक प्रकार से इंक्रीज हो गया है। तो कंपटीशन काफी टफ हो गया है। ऐसी स्थिति में जो भी युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको स्वयं को, उनके घर वाले, उनके आसपास वाले, उनके गांव वाले, उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि इस बच्चे का इसमें किसी भी नौकरी में चयन होगा या नहीं होगा। जबकि आज से 15-20 साल पहले ऐसा था कि जो बच्चे पढ़ने वाले थे, इंटेलिजेंट जो थे स्टूडेंट, वो ही ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करते थे और बाकी जैसे कोई 10th में फेल हो गया या कोई नहीं बैठा मामला 1-2 बार, तो वो लोग फिर अपने हिसाब से कोई भी और काम, जैसे भी खेती बाड़ी है, आपका जो और दूसरी प्राइवेट नौकरी है या व्यापार है, वो कर देते। लेकिन आज के समय में क्या हुआ, एक बार चाहे इंटेलिजेंट है नहीं है, साधारण विद्यार्थी है, समस्त विद्यार्थी और समस्त गार्जियन एक बार ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगे, फिर वो 2-3-4 साल जो भी टाइम देते हैं और फिर नहीं लगता है तो उसके बाद फिर वो किसी और ऑप्शन पर विचार करते हैं। इसलिए ये अपने यहाँ पर पूरे भारत में कहें या अपने स्टेट में कहें, बेरोजगारों की भीड़ बढ़ने का ये कारण है कि सारे लोग इसके प्रति प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही एक लंबा समय ले रहे हैं, 4 साल 5 साल, ये इसके पीछे कुछ कारण है जी। धन्यवाद सर, ये तो सर आपने जिक्र कर लिया। अब सर इसके बारे में आप उन लोगों को जो आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हैं या वे लोग वो हाशिए में मानो या किसी भी तरह से मानो, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो वो एक
बहुत बड़ी उनके लिए बहुत चीज हो जाती है कि इन्होंने ये कमेंट कैसे कर दिया। अब उन लोगों को क्या कहना चाहिए ऐसे आलोचनात्मक टिप्पणियों करने वालों को? वो तो आप देखिए, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी करें, चाहे आप खेती करें, चाहे व्यापार करें, कोई भी आप काम करेंगे और किसी भी क्षेत्र में आप यदि अच्छा करने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह आसपास वाले कुछ लोग तो ऐसे हो ही जाएंगे वो आपके प्रति आलोचना करेंगे, क्योंकि उनको स्वयं के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनको स्वयं पर कॉन्फिडेंस नहीं है या स्वयं वो काम नहीं कर सके और उनके घर परिवार आस पड़ोस गांव का कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है उसने वो काम कर लिया या वो करने वाला है, तो उसके प्रति कहीं न कहीं ऐसे कुछ लोग होंगे जो उसके प्रति एक असहमति जाहिर करेंगे या उनको लगता नहीं ये तो होने वाला नहीं था, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो ऐसी चीजों से आप ठीक कह रहे हैं, जो एक युवा मन होता है इस पे भी जो आपकी एक टीन एज है और उसके बाद की जो कॉलेज की जो है लाइफ है, उसके बाद की तैयारी है, उसमें कहीं न कहीं तो ऐसा लगता है। लेकिन जो वास्तव में जिन्होंने एक अपने जीवन को दृढ़ निश्चय कर लिया है, जिनको जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है, ऐसे विद्यार्थियों को उन आलोचकों से घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चाहे कितनी भी लोग आलोचना करें, वो अपने लक्ष्य पर टिके रहें और केवल उन्हीं लोगों से संपर्क में रहें जिनसे आपको सकारात्मक बातें मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जो लोग नकारात्मक है उनसे कम संपर्क में रहने का प्रयास करें। जी धन्यवाद सर। सर आपने बैकवर्ड एरिया की बात की, वहां पे आलोचनात्मक टिप्पणियां मोस्टली मतलब देखा जाए तो वहां पे बैकवर्ड एरिया में एक मतलब रूटीन बन जाता है। जैसे अपने साइड देखें तो देशावर का ट्रेंड है, तो पढ़ाई के मामले में इतना वो सक्रिय नहीं है। यदि शेखावटी बेल्ट में देखा जाए तो वो पढ़ाई के मामले में उनका मतलब ये तो रूल्स हो गया कि 12वीं तक तो उनको कंपल्सरी करवाना है या ग्रेजुएशन तक। अपने साइड ऐसा रूल्स है नहीं सर। इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि आप शिक्षा को किस तरीके से देखते हैं? शिक्षा क्या सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित है या शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक है? ये सर आप उन लोगों को बताएं जो आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हैं, ताकि शिक्षा से उनका आदमी का विकास हो सके, वो आगे की जो अपनी जिंदगी है वो सही ढंग से जी सके। नहीं, आपने ठीक कहा। आपका कहने का मंतव्य ये लग रहा है मुझे कि शिक्षा प्राप्त करने के या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू क्या हो सकते हैं। जी सर। तो अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो हायर एजुकेशन है वो ये भरतपुर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा इन एरिया में रही। लेकिन धीरे धीरे 1970s में 80s में धीरे धीरे ऐसा एक दौर आया कि पूरे स्टेट में ये मामला एजुकेशन के प्रति लोगों की जागरूकता रही। पहले मोस्टली 5वीं 7वीं तक लोगों का एजुकेशन रहता था, फिर धीरे धीरे 10th के प्रति सेकेंडरी का एक आया क्रेज कि 10th पास करनी है, उसके बाद 12th का आया धीरे धीरे। अब लोग जो है कम से कम ग्रेजुएट अपने बच्चों को कराना चाहते हैं। तो इसमें यह है कि देखिए शिक्षा का आजकल लोगों ने सीधा संबंध रोजगार से जोड़ लिया है और शिक्षा का सीधा संबंध लोग गवर्नमेंट जॉब जोड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा का अर्थ है कि एक व्यक्तित्व का विकास, और उस व्यक्तित्व के विकास के बाद में चाहे वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब करे, चाहे वो खेती करे, चाहे वो आपके व्यापार करे या और भी कोई काम करे, तो कहीं न कहीं ऐसा मुझे भी लगता है कि शिक्षा के साथ साथ में जो रोजगार के दूसरे ऑप्शन है, जैसे आपने एक एरिया की बात की कि जालोर, सवई, पाली, बाड़मेर, ये मैं एक ऐसा क्षेत्र देख रहा हूं पूरे स्टेट में जिसमें बेरोजगारी सबसे कम है मुझे से लग रहा है, क्योंकि वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग खेती में भी लगे हुए हैं और लगभग उतनी ही संख्या में लोग बाहर, विशेष रूप से दक्षिण भारत में जो स्टेट से, वहां पर वो लोग एज ए आपके व्यापारी के रूप में वो जाते हैं या वहां जो व्यापारी जो संस्थान है उनमें काम करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको रोजगार की है कोई ज्यादा है वो समस्या नहीं रहेगी। जैसे मेरी बात करूं तो मेरे गांव में भी हम 4-5 लोग हैं गवर्नमेंट जॉब में। जी सर। बाकी सबसे बड़ा जो काम इस समय वो है कि देशावर अर्थात दूसरे स्टेट में जाकर व्यापार करना, वही काम है। तो इसको मैं एक तरह से
ठीक मानता हूं, क्योंकि आप मानिए कि भी स्टेट में राजस्थान में 35-40 लाख लोग पढ़े लिखे बेरोजगारों के फौज खड़ी होगी, तो गवर्नमेंट कितने लोगों को देगी रोजगार? 50,000, लाख, 2 लाख, 4 लाख। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जो लोग भी शिक्षित है या जिन्होंने भी हायर एजुकेशन दी है उन सबको ही गवर्नमेंट जॉब देगी। तो कंपटीशन का मतलब यही है कि उसमें से भी जो दी बेस्ट है, जो कंपटीशन को क्वालिफाई करके आ रहे हैं, वही उसके लिए जो वैकेंसी है, वो जो पद है, उस पद के लिए वही लोग पात्र होंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ने की बजाय व्यक्तित्व विकास के साथ भी जोड़ना चाहिए, और शिक्षा के साथ साथ में युवाओं में स्किल डेवलपमेंट भी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ज्यादा पढ़ा लिखा युवा हार्ड वर्क करना नहीं चाहता, वो फिर बैठ के काम करना या आराम का काम ही करना चाहता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि उसको ऐसा काम नहीं मिलता है, तो फिर वो किसी न किसी रूप में एक कुंठा या अवसाद के रूप में भी सामने आता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, तहे दिल से आपने अपना अमूल्य समय दिया और इस सेशन में आप जुड़े मेरे साथ। और सर एक बात मैं मेरी ओर से और कहना चाहूंगा कि जब मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, जब मैं आपसे पहली बार मिला तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मनोज सिंह जी आप हैं। आप वास्तव में सरल सहज स्वभाव के धनी है, व्यक्तित्व के धनी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, आपका भी और आप सबका।